अध्याय 484 नया पथ। अचानक प्रकट हुई उस विशाल घाटी और आसपास के बदले हुए परिदृश्य को देखकर जो कुछ वे देख रहे थे उसे स्वीकार करना कठिन था, क्योंकि यह वास्तव में धारणाओं को झकझोर देने वाला था। ये जानना आवश्यक था कि यह घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र द्वारा बनाया गया कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वास्तविक था। धिक्कार है, क्या भूत वास्तव में इस तरह से चीजों में हेरफेर कर सकते हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद कोई खुद को कोसने से नहीं रोक सका। इस दृश्य को स्वीकार करना वाकई मुश्किल था। विस्मय नहीं, यह अविश्वास अधिक था। होनेसर शोषक वास्तव में ऐसा कर सकते थे, यह अभूतपूर्व था। तस्क घोस्ट डोमेन की शक्ति वास्तव में लाइलाज है। ये वास्तव में वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है और परिदृश्य को बदल सकती है। रोहित की घोस्ट आई प्रेत नेत्र की क्षमताएं केवल खोखली बातें नहीं हैं। काश मैं अपनी घोस्ट आई को तुम्हारी घोस्ट आई से बदल पाता, प्रीतम ने कहा, जो एक होनेसा था और रोहित को कुछ ईर्ष्या के साथ देख रहा था। वह जानता था कि घोस्ट डोमेन वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि इसका इतना गहरा प्रभाव होगा। हालांकि रोहन का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, जो मन में आए वह मत कहो। घोस्ट डोमेन बस ऐसा नहीं कर सकता। यह एक अलौकिक स्थान सुपरनेचुरल स्पेस बनाता है जो काल्पनिक और नकली होता है। एक बार घोस्ट डोमेन गायब हो जाने के बाद वास्तविकता सामान्य हो जाएगी, इसलिए घोस्ट डोमेन और वास्तविकता के बीच कोई मेल नहीं होगा। हालांकि कुछ अधिक शक्तिशाली घोस्ट डोमेन वास्तविकता पर आक्रमण कर सकते हैं और कुछ वास्तविक चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से इलाके को बदलने का विचार पूरी तरह से असंभव है। जयपुर शहर में हंग्री घोस्ट भूखा प्रेत की घटना याद है। घोस्ट डोमेन ने पूरे शहर को ढक लिया था, लेकिन जब सब खत्म हो गया तो क्या शहर सामान्य नहीं हो गया था? हंग्री घोस्ट के घोस्ट डोमेन ने जयपुर शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। रोहन, तुम्हारी बात तर्कसंगत लगती है, लेकिन यह वास्तविकता के तमाचे के सामने टिकती नहीं है, प्रीतम ने कहा। यह शायद लोगों के बीच के अंतर को दर्शाता है ना? यदि तुम भी किसी घोस्ट एनवॉय प्रेत दूत के घोस्ट डोमेन पर जवाबी हमला कर पाते तो शायद तुम भी ऐसा कर सकते थे। रोहन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते कि मैं रोहित जितना अच्छा नहीं हूँ? घुमा फिराकर बात क्यों कर रहे हो? भाई रोहित तो भाई रोहित हैं, दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। फिर भी अनिकेत पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। एक घाटी के साथ घोस्ट एनवॉय को सील करना किसी और के पास इस तरह का तरीका नहीं है। हालांकि उस चीज के लिए बाहर निकलना अपेक्षाकृत आसान है। मेरा अनुमान है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो वह कर सकते हैं जो तुमने किया। वास्तविकता को प्रभावित करने में सक्षम होने का अर्थ था कि कोई बहुत कुछ कर सकता था, केवल घाटी बनाने के लिए परिदृश्य को बदलने से कहीं अधिक। इस क्षमता के साथ यदि तुम बाद में रियल एस्टेट विकास में जाते हो तो सोचो कि तुम घरों को तोड़ने और बनाने में कितना पैसा कमा सकते हो। कुछ लोग अजीब विचारों वाले भी थे जो इस क्षमता का उपयोग रियल एस्टेट में करने के बारे में सोच रहे थे। रोहित ने हालांकि शांति से कहा, वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करना इतना कठिन नहीं है। घोस्ट डोमेन वास्तविकता के साथ ओवरलैप करता है, जिससे एक अलौकिक स्थान बनता है, और फिर जब घोस्ट डोमेन को वापस लिया जाता है तो लोग और वास्तविकता ओवरलैप हो जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से इसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, दीवारों के आर पार जाने या उड़ने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करना इसी सिद्धांत का पालन करता है। क्या तुम उड़ भी सकते हो? प्रीतम की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी स्थिति बदलने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करना, क्या यह उड़ना नहीं है? क्यों, कोई समस्या है? रोहित ने हैरान होकर पूछा। रोहन की आंखें झपकीं, लेकिन वह केवल एक निश्चित क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। क्या उड़ना थोड़ा अवास्तविक नहीं है? क्यों, तुम सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, रोहित ने काफी ईमानदारी से प्रस्ताव दिया। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, रोहन ने गंभीरता से कहा। उसे सीखने की जरूरत नहीं थी, उसे बस कोशिश करने की जरूरत थी और वह स्वाभाविक रूप से घोस्ट डोमेन का उपयोग करने के इस तरीके को खोज लेता। हालांकि उसने अपनी प्रेत शक्तियों का उपयोग शायद ही कभी किया था। रोहित ने घोस्ट डोमेन का इतनी कुशलता से उपयोग किया था, उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसकी क्षमताओं का कितनी बार उपयोग किया गया, और आश्चर्यजनक रूप से वह अभी तक प्रेत पुनरुत्थान घोस्टली रिसर्जेंस से मरा नहीं था। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि होनेसर्स ने अपनी क्षमताओं में गहराई से खुदाई नहीं की, बात यह थी कि उनका जीवन बहुत छोटा था और उन्होंने बहुत अधिक अन्वेषण करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार रोहित जैसे बहुत कम लोग थे जिनका अपना भूत मर गया था, बिना किसी रोक टोक के क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होने से स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रयोगों की अनुमति मिल गई। रोहन गलत नहीं है, एक सामान्य घोस्ट डोमेन वास्तविकता को प्रभावित नहीं कर सकता। एक अलौकिक स्थान एक भूत के अस्तित्व के कारण मौजूद होता है,
एक बार भूत गायब हो जाने के बाद वह स्थान भी गायब हो जाता है। अरूप गुप्ता ने कहा, उनकी आंखें चमक रही थीं। ये केवल प्रेत क्षमता का एक गहरा स्तर है। मैंने पहले इस क्षेत्र में शोध किया है। उड़ने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करना इसके उपयोग का एक बहुत ही सामान्य विस्तार है। ली जुन भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वास्तविकता को उस हद तक प्रभावित करने के लिए अधिक से अधिक आप एक वास्तविक क्षेत्र को घोस्ट डोमेन में खींच सकते हैं और फिर वास्तविकता और भ्रम के बीच अदला बदली कर सकते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविकता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, एक इमारत को लें। यदि आप घोस्ट डोमेन का उपयोग करके इसकी एक मंजिल को डोमेन में खींचते हैं और स्थान बदलते हैं, तो जब घोस्ट डोमेन गायब हो जाएगा तो इमारत उस मंजिल को खो देगी और ढह जाएगी। लेकिन वास्तविक वस्तु गायब नहीं होती है, वह मंजिल अभी भी वही है, बस उसका स्थान बदल गया है। हालांकि इतना ही पर्याप्त है, वास्तविकता पर प्रभाव पहले से ही महत्वपूर्ण है। अरूप गुप्ता ने रोहित की ओर देखा, तो तुमने जो किया वह घोस्ट डोमेन को एक घाटी की तरह आकार देना था और फिर उसे भरने के लिए पास की मिट्टी को खींचना था, जिससे सीधे तौर पर एक क्षेत्र के परिदृश्य को गढ़ा जा सके। यह एक बहुत ही लचीला अनुप्रयोग है, लेकिन इसे समझना कठिन नहीं है। रोहित हंसा और बोला, प्रोफेसर अरूप गुप्ता, आपने वास्तव में गहन शोध किया है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं एक पूरी इमारत को हवा में गायब कर सकता हूं? असंभव। जब आप घोस्ट डोमेन को वापस लेंगे तो गायब मंजिल फिर से प्रकट हो जाएगी। अरूप गुप्ता ने अपने अधिकार को चुनौती दी हुई महसूस करते हुए कहा। उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। एक वास्तविक स्थान को घोस्ट डोमेन में खींचने और उसे उस हद तक बदलने में सक्षम होना पहले से ही काफी प्रभावशाली है। क्या होगा अगर मैं वास्तव में ऐसा कर दूं? रोहित उन्हें इतना गंभीर देखकर मुस्कुराने से नहीं रोक सका। क्यों न हम एक शर्त लगाएं? अरूप गुप्ता ने कहा, यदि तुम वास्तव में वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हो तो हम किसी भी चीज पर शर्त लगा सकते हैं। रोहित की आंखें टिमटिमाईं। मैंने अभी तक ये नहीं सोचा है कि किस चीज पर शर्त लगानी है। कौन जानता है कि आप किस तरह का अच्छा सामान छिपा रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम एक शर्त पर दांव लगाते हैं, एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करना आपकी क्षमता के भीतर हो। शायद मुझे भविष्य में किसी चीज के लिए आपकी मदद की जरूरत होगी। अगर तुम हार गए तो? अरूप गुप्ता ने पूछा। उन्हें जुआ पसंद नहीं था, लेकिन रोहित की बातों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया। यदि यह साबित किया जा सके कि अलौकिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है, तो यह एक बड़ी खोज होगी। उन्हें इसी बात की परवाह थी। अगर मैं हार गया तो मैं एक बार आपके लिए मुफ्त में काम करूंगा, रोहित ने कहा, बशर्ते वह मेरी क्षमताओं से बाहर न हो। यह उचित है, अरूप गुप्ता ने कहा, और मुझे इसमें फायदा भी है। उनकी हार का मतलब केवल एक उपकार देना होगा, लेकिन अगर रोहित हार गया तो अरूप गुप्ता उससे कम एक लेवल की अपसामान्य घटना, पैरानॉर्मल इवेंट को संभालने के लिए कह सकते थे, जो उसकी जान जोखिम में डालने जैसा था। इसलिए उन्हें फायदा था और हारने में भी एक लाभ था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उदार होना बर्दाश्त कर सकता हूँ। वैसे भी अंत में मैं ही जीतूंगा, तो चलिए इसी पर फैसला करते हैं, रोहित ने घोषणा की। हम बस ऐसे ही दांव लगा रहे हैं। किशन चौंक गया। रोहित ने कहा, किशन, क्या तुम दांव लगाना चाहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 10 मिलियन की तुम ऐसा नहीं कर सकते, बस कोई चालाकी मत करना, रोहन ने काले चेहरे के साथ कहा। क्या तुम इतने अमीर हो कि बस यूं ही 10 मिलियन फेंक सको? हालांकि मुझे अब पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे मुफ्त में देना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रोहित हंसा और बोला। रोहन ने जवाब दिया, पैसा मेरे लिए सिर्फ एक संख्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे एक खेल की तरह समझो। मैं प्रोफेसर अरूप गुप्ता के दृष्टिकोण से सहमत हूं, इस तरह की चीज करना असंभव है। उदार, आजकल बहुत कम लोग हैं जो पैसे को धूल समझते हैं। रोहित ने पूछा, क्या कोई और खेलना चाहता है? भाई रोहित, आप स्थिति जानते हैं। हालांकि मैं वास्तव में आपका समर्थन करना चाहता हूं। मेरा फंड हाल ही में थोड़ा कम है और इस महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। रोहित, समय बर्बाद करना बंद करो, अरूप गुप्ता ने कहा। ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम यहाँ इधर उधर कुछ करते हैं तो कोई दुर्घटना न हो जाए। चलो कहीं और चलकर इसके बारे में बात करते हैं, रोहित ने पास के घोस्ट कॉफिन, प्रेत ताबूत की ओर इशारा किया। तो फिर चलिए चलते हैं, वे सहमत हो गए। समूह ने जल्दी से सामान पैक किया और घोस्ट कॉफिन को सोने की पन्नी गोल्ड फॉइल में लपेट दिया, इसे सील कर दिया और कुछ आपातकालीन उपाय तैयार किए। फिर कई लोग ताबूत को तेजी से वहां से ले गए। उन्होंने पहले पिछले प्रशिक्षण मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ओर जाने का फैसला किया, फिर वहां से वाहन लेने का। रोहित, आधा घंटा बीत चुका है, तुम कब साबित करोगे? अंत में यह मत कह देना कि तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अन्यथा ये खत्म नहीं होगा, रोहन ने गंभीरता से कहा।
भीड़ सड़क के किनारे चली, तारकोल की सड़क पर घोस्ट कॉफिन को ट्रेनिंग बेस की ओर ले जाते हुए। रोहित को कोई जल्दी नहीं थी और चलते चलते उसने कहा, धैर्य रखें। मेरे पास अभी भी ऐसी चीजें हैं जो सुलझी नहीं हैं, और इस जुए के मामले को एक तरफ रख दिया जाना चाहिए। मामलों की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, हम बस कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर सकते। इसके अलावा, क्या हम पहले घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन के करीब नहीं थे? मुझे चिंता है कि अगर मैं इधर उधर कुछ गड़बड़ करूं, तो मैं गलती से उस चीज को उकसा सकता हूं। आप एक और घोस्ट एनवॉय घटना से नहीं गुजरना चाहते, है ना? सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहता। अब समय आ गया है। अरूप गुप्ता ने असामान्य रूप से उत्सुक होते हुए रोहित को रुचि के साथ देखा, ये सोचते हुए कि वह क्या सोच रहा है। बाकी लोगों ने भी समय समय पर रोहित की ओर देखा। सभी के दिल में एक सवाल था, क्या रोहित का घोस्ट डोमेन वास्तव में वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकता है? पहले प्रोफेसर अरूप गुप्ता का सिद्धांत केवल प्रभाव के बारे में था, लेकिन अगर रोहित ने वास्तव में वास्तविकता में कुछ गायब कर दिया, तो ये केवल प्रभाव नहीं होगा, बल्कि एक बदलाव होगा। ऐसा बदलाव भयानक था। चूंकि तुम सब हारने के लिए इतने उत्सुक हो, तो इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। मैं इसे अभी तुम्हारे सामने साबित करूंगा। रोहित अपने कदमों पर रुक गया। ये जगह पिछली प्रयोगशाला से काफी दूर थी और ट्रेनिंग बेस ठीक आगे था। आगे जाने और आम लोगों द्वारा देखे जाने पर अच्छा नहीं होता। तुरंत उसने सड़क के किनारे एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, वह पेड़ देख रहे हो? हाँ, वह पेड़ मोटा और सीधा, चौड़ा और ऊंचा है। प्रीतम ने गौर किया। रोहित ने मजाक किया, तुमने गाना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुम चाहते हो कि यह पेड़ गायब हो जाए? सुनीता ने अपने सिर पर दुपट्टा लपेटा, जिससे उसके दो प्रेत चेहरे घोस्ट फेसेस ढक गए, और धीरे से पूछा। चलिए इसी पेड़ को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसने उत्तर दिया। रोहित ने दूसरों पर एक नज़र डाली। मैं इसे केवल एक बार दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें प्रेतों की शक्ति का उपयोग शामिल है, जो मैं सामान्यतः नहीं करता। आप सभी कारण जानते हैं, इसलिए यदि आपको कोई संदेह है, तो मैं इसे दूसरी बार नहीं दिखाऊंगा। एक बार ही काफ़ी है, अरूप गुप्ता ने कहा। इस बार मैं अपना घोस्ट डोमेन नहीं छिपाऊंगा, ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। रोहित की नज़र थोड़ी बदली और उसके शरीर से धीरे धीरे एक लाल चमक निकलने लगी। वह लाल चमक उसका घोस्ट डोमेन था, जिसने केवल उसे घेर रखा था। हालांकि ये प्रदर्शन केवल एक शर्त के बारे में नहीं था, यह अपनी क्षमता और ताकत दिखाने के बारे में अधिक था। ताकत होने का मतलब कभी कभी प्रदर्शन करना भी होता है। घोस्ट आई प्रेत नेत्र की प्रतिष्ठा के साथ लो प्रोफाइल रहना असंभव था। यदि लो प्रोफाइल रहना मुमकिन नहीं था, तो बेहतर था कि वह हाई प्रोफाइल ही रहे। वास्तविकता को बदलना कुछ ऐसा था जो रोहित पहले नहीं कर सकता था। जैसा कि अरूप गुप्ता ने कहा था, इसे प्रभावित करना ही पहले से काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन इस बार उसे विश्वास था कि वह और अधिक हासिल कर सकता है, क्योंकि उसने घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन पर आक्रमण करते समय अनजाने में इस क्षमता की खोज की थी, जिसके लिए घोस्ट डोमेन की 5वीं परत लेयर को सक्रिय करने की आवश्यकता थी। घोस्ट डोमेन की 5वीं परत सक्रिय होने के साथ वह वास्तविकता को बदल सकता था। रोहित ने सड़क के किनारे वाले पेड़ को देखा और उसके शरीर पर लाल चमक और तेज हो गई। वह अपने घोस्ट डोमेन को सक्रिय कर रहा था। अब ओवरलैप करने के लिए हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं थी। वह घोस्ट डोमेन के भीतर ही घोस्ट आईज को स्टैक एक के ऊपर एक रखना करके अधिक लचीला हो सकता था। दूसरे शब्दों में, अभी रोहित के माथे पर केवल एक ही घोस्ट आई खुली थी, लेकिन यदि कोई उसके घोस्ट डोमेन की तीसरी परत तक घुसपैठ कर पाता, तो वह पाता कि उसके भीतर 3 घोस्ट आईज एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, जो 3 ओवरलैपिंग परछाइयों जैसी दिखती थीं। घोस्ट आई को घोस्ट डोमेन की गहरी परत में रखना चीजों को आसान बनाता था, ठीक उसी तरह जैसे उसका घोस्ट हैंड। बेशक इसके लिए घोस्ट आई का नियंत्रण में होना और बेहतर स्थिति में होना जरूरी था, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होता। बाकी सभी रुक गए और रोहित से निकलने वाली बढ़ती हुई तीव्र लाल चमक को देखने लगे। अनुभवी लोग जानते थे कि यह घोस्ट डोमेन का प्रकाश है। ली जुन का घोस्ट डोमेन सियान हरा नीला हरा था, घोस्ट एनवॉय का घोस्ट डोमेन गहरा काला था, और जयपुर शहर के हंग्री घोस्ट का घोस्ट डोमेन सियान काला था। हर भूत का घोस्ट डोमेन थोड़ा अलग था। रोहित का लाल घोस्ट डोमेन कई लोगों के लिए जाना माना था, और यह उसकी पहचानों में से एक था। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ और देख पाते, उन्होंने देखा कि रोहित का घोस्ट डोमेन अपनी किसी सीमा तक पहुंच गया है, क्योंकि लाल रोशनी अचानक उसके माथे पर मौजूद घोस्ट आई पर सिमट गई। लाल रोशनी की एक किरण, जो अपनी चरम सीमा तक संकुचित थी, पास से गुजरी। ये गति बहुत तेज थी, या शायद समय बहुत कम था, और जल्द ही सभी डरावने दृश्य गायब हो गए। रोहित का घोस्ट डोमेन गायब हो चुका था, और उनके सामने का पेड़ भी उसके साथ गायब हो गया था, अपने पीछे जमीन पर एक लंबी लकीर छोड़ गया जो दूर तक फैली हुई थी।
पेड़ और मिट्टी दोनों ही गायब हो चुके थे। अनजान लोग सिर्फ नज़ारा देखते हैं, लेकिन विशेषज्ञ तकनीक की जांच करते हैं। हालांकि कुछ के पास घोस्ट डोमेन नहीं था, लेकिन इसने उनके निर्णय और समझ में कोई बाधा नहीं डाली। इसलिए वे सभी दंग रह गए। सचमुच, सचमुच चला गया। प्रीतम खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। धिक्कार है, यह क्या है? एक लेज़र तोप। घोस्ट डोमेन का एक वार और सड़क के किनारे की हर चीज़ गायब हो जाती है। अगर तुमने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया तो कौन टिक पाएगा? किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करना। रोहित की ओर देखते हुए सभी के दिलों में एक गहरी बेचैनी दौड़ गई। वास्तव में, यदि वह उनकी आंखों के सामने एक पेड़ को गायब कर सकता था, तो वह एक व्यक्ति को भी गायब कर सकता था। एक डेमन कंट्रोलर शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि रोहित को अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। कई किलोमीटर दूर से अगर कुछ इस तरह सीधे आप पर आता है, तो आप बिना ये जाने गायब हो जाएंगे कि क्या हुआ था। जयपुर शहर में हमने कॉफिन नेल ताबूत की कील चलाने और हंग्री घोस्ट को मारने के लिए इसी विधि का उपयोग किया था, है ना? और उससे पहले इसी रोशनी ने घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन पर आक्रमण किया था और हमें बाहर निकाला था, उसने कहा। अरूप गुप्ता ने उसकी ओर देखा। तुम सच में बहुत जल्दी सीखते हो। विषय बदल रहे हैं, इससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रोहित ने कहा। नहीं, मैं हार गया, अरूप गुप्ता ने घटनास्थल पर निशानों की जांच करने के बाद कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अलौकिक वास्तव में वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन गायब होने वाली चीजें गईं कहाँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे कैसे पता होगा? रोहित ने आगे कहा। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मुझे इतना अध्ययन क्यों करना चाहिए? किसी भी तरह जो कुछ भी गायब होता है वह निश्चित रूप से किसी अच्छी जगह नहीं जाता। घोस्ट डोमेन की 5 परतों के आरोपित होने के साथ वह स्वयं नहीं जानता था कि चीजें क्यों गायब हो रही थीं। क्या तुम इस घटना को उल्टा रिवर्स कर सकते हो? अरूप गुप्ता ने अचानक ऐसा सवाल पूछा। रोहित की नज़र थोड़ी बदली। उल्टा, मान लीजिए कि एक पेड़ गायब हो गया। यदि आप उस परिणाम को उलट देते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप शून्य से एक पेड़ बना सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं और पेड़ के नष्ट होने से पहले परिणाम बदल देते हैं, वास्तविकता को मरोड़ देते हैं, तो यह वैसी ही शक्ति है जैसी एक प्रतिशोधी प्रेत वेंजफुल घोस्ट के पास होती है। अरूप गुप्ता ने एक विचित्र परिकल्पना प्रस्तावित की। रीस्टार्ट, फिर से शुरू करना। अनिकेत, सुनीता, ली जुन और अन्य लोग जो पिछली घोस्ट एनवॉय घटना का अनुभव कर चुके थे, सभी चौंक गए। यदि रोहित इस अजीब घटना को उलट देता है, तो उसके पास एक अत्यंत भयानक क्षमता होगी, जो एक सच्चे एस क्लास प्रतिशोधी प्रेत की तरह होगी, रीस्टार्ट करने की क्षमता। रोहित भी एक पल के लिए दंग रह गया। उसने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसने जल्दी ही बात पकड़ ली। हंग्री घोस्ट के साथ समय के रीस्टार्ट और घोस्ट एनवॉय के कारण हुए रीस्टार्ट का अनुभव करने के बाद वह निश्चित रूप से समझ गया था कि अरूप गुप्ता के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। और यह असंभव नहीं था, इसकी बहुत संभावना थी। यदि भूत ऐसा कर सकते थे, तो प्रेत नियंत्रक घोस्ट मैनिपुलेटर्स भयंकर भूतों के पुनरुद्धार पर विचार न करते हुए शायद ऐसा करने में सक्षम हो सकते थे। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, हमारे पास निपटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अब इस पर चर्चा करने का समय नहीं है, रोहित ने कहा। रोहन ने बातचीत रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। रोहित, चूंकि प्रोफेसर अरूप गुप्ता हार गए हैं, तो मैं तुम्हें बाद में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। मैं इतनी छोटी राशि के लिए मुकरूंगा नहीं। वह नहीं चाहता था कि यह विषय आगे बढ़े, क्योंकि उस समय रोहित के विचार मात्र से ही वह एक अकथनीय घबराहट महसूस कर रहा था। यदि रोहित वास्तव में एक प्रतिशोधी प्रेत की तरह रीस्टार्ट हासिल कर लेता है, तो वह स्पष्ट रूप से समझता था कि इसका क्या अर्थ होगा। जब भी वह इस समझ से परे और विचित्र क्षमता में महारत हासिल कर लेगा, तब से पूरे एशिया में केवल उसी का सिक्का चलेगा। तब तक टीम कैप्टन योजना बेकार हो जाएगी, क्योंकि वह सबका कैप्टन होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं ऐसा कर सकूं। मैं इसे समझता तक नहीं हूं। यह ऐसा है जैसे मुझसे शून्य से कार बनाने के लिए कहना, क्या मैं ईसा मसीह हूं? किसी के पास उस तरह की शक्ति नहीं है। रोहित ने अपना सिर हिलाया। उसे यह विचार काफी बेतुका लगा। हालांकि सिद्धांत लुभावना था, लेकिन वह अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट था। ये कहकर उसने उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। बाकी लोगों ने अपने मन में अलग अलग विचारों के साथ रोहित की जाती हुई आकृति को देखा। भले ही ये केवल प्रोफेसर अरूप गुप्ता का एक सिद्धांत था, कम से कम इसने दूसरों को ये बता दिया कि रोहित भूतों को नियंत्रित करने में उनसे कहीं आगे निकल गया है। प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने रोहित के जाने का बुरा नहीं माना और अपने पास मौजूद उस गायब पेड़ को देखा और जमीन में उस लंबी खाई को देखा जो पेड़ से बहुत आगे तक फैली हुई थी। वह रोहित की घोस्ट आई द्वारा छोड़ा गया निशान था।
ये निशान एक सड़क की तरह था, एक ऐसी सड़क जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक बार जब आप इस पर कदम रख देते हैं तो आगे की राह सुगम होगी। फिर भी इस सड़क के सामने केवल पेड़ का आधा ठूंठ खड़ा था। वह ये करेगा और उसे यह करना चाहिए। अरूप गुप्ता ने अपनी नज़रें वापस खींच लीं और विचारमग्न होकर बुदबुदाए। अध्याय 485 परिचित व्यक्ति। उस भीषण परीक्षा से जीवित बचे लोगों के समूह ने प्रशिक्षण आधार ट्रेनिंग बेस पर स्वस्थ होने के लिए कुछ समय लिया। विशेष रूप से घोस्ट कॉफिन प्रेत ताबूत को सील कर दिए जाने के बाद उन्होंने वास्तव में राहत की सांस ली। हालांकि अलौकिक घटना पूरी तरह सुलझी नहीं थी, लेकिन कम से कम इस चरण में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रोकथाम कंटेनमेंट की प्राथमिकता थी और ऐसा लग रहा था कि घोस्ट एनवॉय का घोस्ट डोमेन नियंत्रण में आ गया है। पिछले 1 या 2 घंटों में कम से कम कोई अन्य हलचल नहीं हुई थी। निगरानी से पुष्टि हुई कि अंधेरा रोहित द्वारा बनाई गई घाटी के भीतर ही सीमित रहा। अगला कदम उस क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करना और फिर प्रतिक्रिया रणनीति पर विचार करना था। हालांकि इसके बाद जो कुछ भी होना था उससे रोहित का कोई लेना देना नहीं था। मुख्यालय से उसका मिशन पूरा हो चुका था। रोहित, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनीता ने देखा कि रोहित ट्रेनिंग बेस से अकेले चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत आवाज दी। मामला खत्म हो गया है, मैं निश्चित रूप से वापस सोने जा रहा हूँ, रोहित ने कहा। सुनीता ने कहा, अभी भी बहुत सारे शेष मुद्दे हैं जिनसे निपटना बाकी है। क्या तुम नहीं रुक रहे? इसके बाद मुख्यालय में एक बैठक भी होनी चाहिए। शेष मुद्दे? वह समस्या कैसे हो सकती है? मुझे बैठक के बारे में बाद में सूचित कर देना, रोहित ने उत्तर दिया। भाई रोहित, आप कहाँ आराम करने की योजना बना रहे हैं? होटल वापस जा रहे हैं? क्या इसके लिए अभी थोड़ा जल्दी नहीं है? अनिकेत ने पास आकर पूछा। रोहित ने जवाब दिया, यहाँ रुकना अधिक परेशानी भरा है, कौन जानता है कि बाद में कोई और मिशन मिल जाए। मैं अब और अलौकिक घटनाओं से नहीं निपटना चाहता। पिछले कुछ दिनों की यह सफाई पहले से ही काफ़ी थका देने वाली रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे फंसा देगा, इसलिए बेहतर है कि मैं जल्दी निकल जाऊं। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं, इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहता। ओह, अनिकेत और सुनीता एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन सोच विचार करने के बाद उसकी बात समझ में आई। घोस्ट एनवॉय घटना के दौरान रोहित की किस्मत वास्तव में खराब थी। वह अनजाने में इसमें घसीटा गया था। शायद उसने ट्रेनिंग बेस पर 1 हफ्ता आराम से बिताया होता, लेकिन अब उसे जीवित रहने के लिए जानलेवा संघर्ष करना पड़ा था। ब्रेक लेना अच्छा है, अन्यथा लोग वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकते। सुनीता ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों की संख्या वास्तव में औसत से अधिक है और अधिकांश लोगों के लिए इसे सहन करना कठिन है। किसने कहा था आपको भाई रोहित बनने के लिए? जब भी कोई मुसीबत आती है मुख्यालय हमेशा आपको ही आगे कर देता है। इस बार आपके बिना हम शायद सर्वनाश का सामना करते, अनिकेत ने आह भरी। तभी रोहन पास आया और बोला, हालांकि रोहित ने इस बार वास्तव में बहुत मदद की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा सर्वनाश निश्चित था। मुख्यालय से सहायता प्रदान करने के लिए 1 से अधिक व्यक्ति तैयार हैं। मेरा मानना है कि तुमने यह मिशन स्वेच्छा से लिया था, अन्यथा तुम्हारे चरित्र को देखते हुए तुम ये यात्रा बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, पर तुम कौन हो? रोहित ने चकित होकर पूछा। रोहन का चेहरा काला पड़ गया। तुम वास्तव में मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें नहीं जानता। आह, तुमने अपना परिचय नहीं दिया है। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम पर मेरे 10 मिलियन उधार हैं, रोहित ने कुछ देर सोचकर कहा। ये रोहन है जो 3 भूतों को नियंत्रित करता है, मुख्यालय के शीर्ष घोस्ट कंट्रोलर्स में से एक। प्रीतम ने मुस्कुराते हुए परिचय कराने में मदद की, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। इसने कम ही अलौकिक घटनाओं को संभाला है। कम अलौकिक घटनाओं को संभाला, फिर भी 3 भूतों को नियंत्रित करता है। रोहित की नज़रें तेज हो गईं। तो क्या ये किसी प्रयोग का उत्पाद है? एक घोस्ट कंट्रोलर जो दुर्घटना से पैदा नहीं हुआ, बल्कि प्रयोगों के माध्यम से कृत्रिम रूप से बनाया गया हो? प्रीतम, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। हमेशा इतने बेपरवाह रहते हो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारी मौत बहुत दुखद होगी, रोहन ने उसे देखते हुए कहा। जैसे कि हमारे जैसे लोग अंत तक एक सुखी, संतुष्ट जीवन जी सकें। क्या हम सभी आज नहीं तो कल दुखद रूप से नहीं मरेंगे? या तो किसी अलौकिक घटना में मारे जाएंगे या किसी दुष्ट आत्मा के पुनरुत्थान से। प्रीतम ने उदासीनता से कहा। वैसे भी मैंने अपना कब्र का पत्थर भी तैयार कर लिया है। मेरे जाने के बाद के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। एक और दिन जीना मतलब एक और दिन कमाना है। तुम अब तक जीवित हो, यह वास्तव में एक चमत्कार है, रोहन धीरे से बुदबुदाया। क्या मुख्यालय के शीर्ष घोस्ट कंट्रोलर्स इतने प्रभावशाली हैं? रोहित ने उत्सुकता से पूछा।
प्रीतम हंसा। खैर, मैं इसे इस तरह से बताता हूँ, एक व्यक्ति जो एक भूत को नियंत्रित करता है उसे एक साधारण घोस्ट कंट्रोलर माना जाता है। जो दो को नियंत्रित करते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी का माना जाता है, जैसे हम लोग। तीन या उससे अधिक को नियंत्रित करने वालों को शीर्ष स्तर टॉप नॉच का माना जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। भले ही कोई केवल एक ही भूत को नियंत्रित करता हो, वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं, जैसे कि वह अनिल, घोस्ट ईटर, प्रेत भक्षी अनिल। तुमने उसे देखा होगा, वह भी प्रशिक्षुओं के इसी जत्थे का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह लड़का भूतों को खा सकता है। मैंने उसकी फाइल देखी है और उसने आसानी से 2 अलौकिक घटनाओं को हल किया, जिसमें औसतन 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगा। वास्तव में पिंगान होटल में पहले वह लैम्बर्ट जो एक भयंकर भूत के पुनरुत्थान के कारण मर गया, वह भी बुरा नहीं था। बस दुख की बात है कि उसका दिमाग सही जगह नहीं था। ओह हाँ, ये सुंदरी सुनीता भी भयंकर है। उसकी घोस्ट फेस क्षमता का कोई इलाज नहीं है। अगर इस बार घोस्ट एनवॉय से सामना नहीं होता तो वह भी डटी रहती। सुनीता की आंखें थोड़ी हिलीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका घोस्ट फेस उसे रोहित ने दिया था, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। क्या 3 भूतों वाला घोस्ट एनवॉय शीर्ष स्तर का माना जाता है? रोहित ने रोहन की ओर देखा। उसे केवल आधा शीर्ष स्तर का माना जा सकता है, क्योंकि उसमें अनुभव की कमी है। वह हम लोगों की तुलना नहीं कर सकता जो एक के बाद एक अलौकिक घटनाओं से जीवित बचे हैं। प्रीतम ने कहा, यह एक पालतू जानवर और एक जंगली जानवर के बीच के अंतर जैसा है, वह हर पहलू में कमतर है। रोहित को लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। अलौकिक घटनाओं को संभालना अक्सर आपकी क्षमताओं की ताकत के बारे में नहीं होता, बल्कि इस बारे में होता है कि क्या आप सही निर्णय ले सकते हैं। कभी कभी एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता है, और आपकी क्षमताएं भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। आखिरकार, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप अलौकिक हमले का सामना नहीं कर सकते। क्या अनुभव उपयोगी है? क्षमताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब तक आपकी क्षमताएं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, अलौकिक घटनाएं अब डरावनी नहीं रहेंगी। रोहन ने कहा, तुम्हारा निष्कर्ष गलत है। छोड़ो, मैं अब तुम्हारे साथ इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं पहले जा रहा हूं, तुम लोग बातचीत जारी रख सकते हो। रोहित को लगा कि इस बारे में बहस करना दिलचस्प नहीं था। उसने सोचा कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उसे जयपुर वापस जाने का समय निकाल लेना चाहिए। जयपुर मुख्य शहर में रहने से उसे कोई लाभ नहीं दिख रहा था, और यह उसे केवल और अधिक परेशानी वाले मामलों में घसीटेगा। अपने लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए जल्द से जल्द खुद को यहां से बाहर निकालना बेहतर होगा। रोहित के जाने का फैसला करते ही दूसरों की बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी खत्म हो गई। जाने से पहले प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रोहित कप्तान बनता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी क्षमताएं स्पष्ट हैं। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडली कितनी सीटें ले सकता है, ये हमारा काम है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी उम्मीदें कम हैं, रोहन ने कहा। सुना है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ने समय से पहले ही रोहित से संपर्क किया है। प्रीतम ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, क्या संपर्क की प्रक्रिया बहुत संतोषजनक नहीं थी? तुम दूसरों के मामलों में दखल देने के बहुत शौकीन होते जा रहे हो। प्रीतम हंसा, क्या मुझे दखल देने की जरूरत है? ये तो अंदाजे से ही साफ है, तुमने रोहित से बहुत जल्दी संपर्क कर लिया। शुरुआत में तुमने निश्चित रूप से उसे ठुकरा दिया था, और मुझे यकीन है कि संपर्क की प्रक्रिया बहुत अनुकूल नहीं थी। अब जब रोहित ने इतनी मजबूत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है तो इसने तुम्हें आशंकित कर दिया है, तो क्या तुम अब पछता रहे हो? किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि रोहित नहीं जानता कि तुम फ्रेंड सर्कल से हो, वरना वह तुम्हें यहाँ आसानी से ठिकाने लगा देता और किसी को पता भी नहीं चलता। रोहन का चेहरा काला पड़ गया। वास्तव में उनके फ्रेंड सर्कल के लोगों ने रोहित को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे कप्तान की जगह घेरने के कारण अपनी आंख की किरकिरी मान रहे थे। यदि वे उसे अपनी तरफ नहीं मिला सकते थे तो उन्होंने सोचा कि उसे हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस घोस्ट एनवॉय घटना के दौरान रोहित का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रोहित की व्यक्तिगत क्षमताएं एक असली भूत के करीब और करीब होती जा रही थीं। अलौकिक घटनाओं को संभालने में ऐसी क्षमताओं के साथ वह भविष्य में लोगों के साथ निपटने में निश्चित रूप से और भी अधिक दुर्जय होगा। इसलिए रोहन वास्तव में अब एक कठिन स्थिति में था। अनिश्चित था कि रोहित के साथ अपने संबंधों को कैसे संभालना है। अगर यह उस पर निर्भर होता तो वह न तो रोहित को लुभाता और न ही उसे नाराज करता। कप्तान की सीट छोड़ देना ही बेहतर था। इस पर कलह जारी रखना ठीक नहीं था, क्योंकि रोहित बहुत खतरनाक था, किसी भयंकर भूत से कम नहीं। लेकिन फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं था जिसका फैसला वह अकेले कर सके। ट्रेनिंग बेस छोड़ने के बाद रोहित अकेला जयपुर मुख्य शहर लौट आया।
वह सोने के लिए पिंगान होटल के अपने कमरे में वापस नहीं गया। इसके बजाय वह इस चहल पहल भरे जीवंत महानगर में भटकने लगा और लोगों के प्रवाह के साथ आगे बढ़ता रहा। न किसी दिशा की आवश्यकता थी, न ही किसी गंतव्य की। उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे सामान्य जीवन और सामान्य दुनिया की पटरी से उतरता जा रहा है। भीड़ के बीच भी एक अवास्तविक एहसास था, जैसे कि वह साधारण लोगों के बीच फिट नहीं बैठता। वहाँ एक अवर्णनीय बाधा थी, मानो वह पूरी तरह से दूसरे प्रकार का प्राणी बन गया हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि रोहित का सामना अधिक से अधिक अलौकिक घटनाओं से हो रहा था, या शायद इसलिए कि उसके शरीर में भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। भले ही वह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन अब वह किसी भूत से कम नहीं था। यदि वह इसी तरह जीता रहा तो अंततः समस्याएं आना तय था। यह एक सूक्ष्म बदलाव था, और कभी कभी रोहित खुद भी नहीं जानता था कि वह अंततः क्या बन जाएगा। मेरे भूत के पुनरुत्थान की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई है, लेकिन मेरे शरीर का क्षय जारी है, रोहित ने माथे पर बल डालते हुए बुदबुदाया। यह एक अपरिहार्य घटना थी। उसका शरीर कभी सामान्य नहीं हो सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह उसके भीतर मौजूद भूत से प्रभावित था, और इसकी उम्मीद भी थी। अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स का हाल भी शायद उससे बेहतर नहीं था। हालांकि ये क्षय 1 साल के भीतर कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करेगा, लेकिन लंबी अवधि में ये टिकाऊ नहीं था। छोड़ो, मैं इस मुद्दे को सुलझाने का तरीका बाद में सोचूंगा, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस पर बहुत देर तक विचार नहीं किया। बस जीवित रहना ही काफ़ी सौभाग्य की बात थी। वह कुछ मामूली दुष्प्रभावों को सहन कर सकता था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह जयपुर मुख्य शहर की सड़कों पर कितनी देर तक चला, और न ही यह कि वह कहाँ पहुँच गया। अंततः थकान महसूस होने पर रोहित को पास में एक बेंच मिली और वह आराम करने के लिए बैठ गया। उसके लिए अलौकिक घटनाओं की चिंता के बिना बिताए गए पल एक जबरदस्त राहत की तरह थे। ऊब महसूस होने और समय बिताने के लिए उसने अपना फ़ोन निकाला और केशव का हालिया लाइव स्ट्रीम देखने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही उसने अपना फ़ोन चालू किया, स्क्रीन झिलमिलाने लगी जैसे कि वह खराब हो रही हो, शायद खराब कनेक्शन के कारण, और फिर पूरा फ़ोन काला पड़ गया, टूट गया। रोहित का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया जब उसने अपनी पीली, थोड़ी सख्त हथेली को देखा। क्या घोस्ट हैंड अनजाने में वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है? मुझे भविष्य में सावधान रहने की ज़रूरत है, मैं यूं ही किसी भी चीज़ को नहीं छू सकता। रोहित को घोस्ट हैंड के खतरे का एहसास हुआ। इसकी क्षमताएं, जिनका अभी भी पता लगाया जा रहा था, उनसे सावधान रहना आवश्यक था। अन्यथा वह अगली बार गलती से नुकसान पहुंचा सकता था। छोड़ो, वापस चलते हैं। शायद कल मेरी कोई बैठक हो। उसने समय देखा और होटल लौटने से पहले कुछ खाने की योजना बनाई। जैसे ही वह खड़ा होने वाला था, उसके सामने पतली गोरी टांगों की एक जोड़ी ने उसका ध्यान खींचा। रोहित, सच में तुम ही हो? मुझे लगा मैं कुछ और देख रही हूँ। एक खुशमिजाज और सुरीली आवाज़ सुनाई दी। उसके सामने, जैसे कहीं से अचानक प्रकट हुई हो, एक छोटी, प्यारी और मनमोहक लड़की खड़ी थी। उसने एक फ्रॉक पहनी हुई थी और उसकी चमकदार आंखें उसे निहार रही थीं। उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां भी खड़ी थीं, जो उसकी दोस्त लग रही थीं। तिशा। जब रोहित ने ऊपर देखा और उसे स्पष्ट रूप से पहचाना, तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तुम जयपुर मुख्य शहर में क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के लिए स्कूल बदल लिया था। अब जब मैंने परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, तो मैं यहाँ कॉलेज के लिए आई हूँ। क्या केशव ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने उसके लाइव स्ट्रीम में इस बारे में बात की थी, तिशा ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। रोहित ने जवाब दिया, मैं हाल ही में काफ़ी व्यस्त रहा हूँ, केशव से संपर्क करने का समय नहीं मिला। मैं अभी उसका लाइव स्ट्रीम देखना चाहता था, लेकिन मेरा फ़ोन खराब हो गया। तुम्हारा फ़ोन टूट गया? क्यों न मैं तुम्हें एक दे दूँ? तिशा ने तुरंत प्रस्ताव दिया। ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे दोगी तो वह भी टूट जाएगा। इसे विशेष रूप से बनवाना पड़ता है, रोहित ने कहा। तिशा रोहित को देखकर खुश लग रही थी। वह बैठ गई और पूछा, तो तुम जयपुर मुख्य शहर किस काम से आए हो? क्या तुम्हें कुछ करना है? कुछ खास नहीं, मैं बस कुछ समय के लिए जयपुर मुख्य शहर में काम करने आया हूँ। मैं जल्द ही वापस चला जाऊंगा, रोहित ने उसे देखकर बिना किसी खुशी या उत्साह के कहा। वह केवल थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बिना किसी उद्देश्य के सड़कों पर भटकते हुए वह किसी परिचित से टकरा जाएगा। ये वास्तव में एक संयोग था। काम। तिशा की आंखें फटी रह गईं। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि रोहित जैसा व्यक्ति वास्तव में कोई नियमित काम करेगा। वह निश्चित रूप से उसे टाल रहा था। वह पक्का यहाँ किसी गुप्त मिशन पर था। क्या ऐसा हो सकता है कि जयपुर मुख्य शहर में भी कोई अलौकिक घटना हुई हो? तिशा के मन में कई विचार कौंधने लगे। नहीं, तुमने जयपुर मुख्य शहर में काम करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया।
अपनी पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? तुम्हारी योग्यता के साथ नौकरी ढूंढना काफी कठिन होगा। उन सुंदर महिलाओं में से एक ने आश्चर्य का नाटक किया। खींखी, माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। तुम बस ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें प्यार से याद दिला दूं, उसने हल्का सा हंसते हुए कहा। रोहित ने संक्षेप में उसकी ओर देखा। तुम सही कह रही हो, अधिक पढ़ना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब काफी देर हो रही है, और अगर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए तिशा, तो मैं चलता हूँ। वह तिशा के जीवन की दिशा को प्रभावित नहीं करना चाहता था। उसकी सामान्य स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालय में प्रवेश और स्नातक, वह सब बहुत अच्छा था। उसके साथ अधिक संपर्क केवल कुछ बहुत ही गलत परिणाम ला सकता था, इसलिए वह अपने परिचितों और परिवार के सदस्यों से भी बचता था। जाओ मत, तिशा ने अचानक रोहित का रास्ता रोक दिया और बहादुरी से उसके सामने खड़ी हो गई। जब हम जयपुर मुख्य शहर में इतनी अप्रत्याशित रूप से मिले हैं, तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? रोहित ने अपना सिर खुजलाया। मुझे वापस जाकर आराम करना है। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ होना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम थके हुए भी नहीं हो, तिशा ने उसे घूरते हुए कहा। और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? रोहित ने अपनी पीली हथेली नीचे कर ली, जो उसकी अपनी त्वचा के रंग से बिल्कुल अलग दिख रही थी, और लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी दुर्घटना। तिशा ने उस अपरिचित हाथ की ओर देखा, फिर रोहित की दूसरी बांह पकड़ ली और कहा, चूंकि तुम अभी व्यस्त नहीं हो, तो मेरे साथ कुछ खरीदारी के लिए चलो। मुझे रोजमर्रा की कुछ जरूरत की चीजें खरीदनी हैं। अध्याय 486 खरीदारी। रोहित ने शुरुआत में तिशा के साथ खरीदारी पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन वह उसके उत्साहपूर्ण खिंचाव का विरोध नहीं कर सका और अनमने ढंग से सहमत हो गया। आखिरकार वह उसकी सहपाठी थी, जूनियर हाई से लेकर हाई स्कूल तक। हालांकि वे पूरी तरह से बचपन के प्रेमी नहीं थे, लेकिन उनके रिश्ते हमेशा काफी अच्छे रहे थे। एक औसत दर्जे के छात्र के रूप में रोहित अक्सर तिशा का होमवर्क कॉपी करता था, लेकिन जब से नंबर 7 मिडिल स्कूल में वह अलौकिक घटना घटी, उस तरह का स्कूली जीवन पूरी तरह से बिखर गया। उस दौरान रोहित ने बहुत कुछ अनुभव किया था, और अब वह छात्र नहीं रहा था जो स्कूल में पढ़ाई करता था। जहां तक तिशा की बात थी, वह अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ती रही, पढ़ाई करना, परीक्षा देना, विश्वविद्यालय जाना, और यदि सब कुछ ठीक रहा तो वह स्नातक होगी, किसी जानी मानी कंपनी में एक प्रतिष्ठित पद पर काम करेगी, और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह किसी योग्य व्यक्ति से मिलेगी, शादी करेगी, बच्चे होंगे और एक सुखी और संतोषजनक जीवन जिएगी। रोहित पीछे चलते हुए बिना कुछ कहे युवा, सुंदर और जीवंत तिशा को निहारता रहा। इसके विपरीत वह बिल्कुल स्थिर था, उसकी सांसें ठंडी थीं और उसकी भावनाएं उदासीन थीं। वह दिन ब दिन एक मृत व्यक्ति की तरह होता जा रहा था। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो संभावना थी कि उसका अंत किसी अलौकिक घटना में होगा, या वह अपने ही भीतर के दुष्ट प्रेत के पुनरुत्थान का शिकार हो जाएगा। और जीवितों को मृतकों के साथ मेलजोल नहीं रखना चाहिए। तिशा, शायद मुझे अब चलना चाहिए। मुझे कल एक मीटिंग में शामिल होना है। लगभग आधे घंटे की खामोशी के बाद रोहित ने कहा। उसने जाने के लिए एक बहाना ढूंढा। मॉल के भीतर तिशा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं और अपने हाथों में एक नई ड्रेस पकड़े हुए पीछे मुड़ी। रोहित, क्या तुम्हें लगता है कि यह ड्रेस अच्छी लग रही है? ठीक है, रोहित ने कहा। तिशा ने उसके आगे कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और चहकते हुए बोली, तो तुम यहीं रुको, मैं इसे चेंजिंग रूम में पहनकर देखती हूँ। तुम चुपके से भाग मत जाना, ठीक है? इतना कहकर उसने ड्रेस ली और चेंजिंग रूम की ओर चल दी। तिशा, मैं भी कपड़े पहनकर देखना चाहती हूँ, चलो साथ चलते हैं। तिशा की एक सहेली भी हंसी और साथ में कपड़े आजमाने के लिए ले लिए। रोहित की नज़रें घूमी, वह निश्चित था कि उसे चले जाना चाहिए या नहीं। हे, तुम रोहित हो ना? मेरा नाम लारा है और मैं उसकी कॉलेज रूममेट हूँ। एक दूसरी काफ़ी लंबी लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैंने तुम्हारी और तिशा की बातों से जो सुना, क्या तुम लोग हाई स्कूल के सहपाठी थे? हाँ, सही है, रोहित ने कहा। लारा ने पूछा, क्या तुम्हारा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम काम करने के लिए जयपुर शहर आ गए? कुछ ऐसा ही समझो, रोहित ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। इस तरह काम करना काफ़ी कठिन होता होगा, उसने हंसते हुए कहा। लारा ने बात जारी रखी, तुम एक साल फिर से प्रवेश परीक्षा क्यों नहीं देते और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? स्नातक होने के बाद काम करना आसान होगा। कम से कम तुम बेरोजगार नहीं रहोगे और तुम्हें सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा। रोहित रुका और उसने थोड़ा सिर ऊपर उठाया। मैं बेरोजगार कब हुआ और सड़कों पर कब सोने लगा? मजाक बंद करो, मैं बचपन से यहीं रही हूँ। मैंने जयपुर शहर में काम करने आने वाले बहुत से लोगों को देखा है।
मैं एक नज़र में बता सकती हूँ कि तुम ज़रूर बेरोजगार होगे और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और तुम सड़कों पर सोने की योजना बना रहे होगे। लारा ने गंभीरता से कहा, मैं वास्तव में सुझाव देती हूँ कि तुम वापस स्कूल जाओ और अधिक पढ़ाई करो। इस तरह काम करने का कोई भविष्य नहीं है। तिशा को देखो, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के इतने अच्छे परिणाम, अपनी मेहनत से जयपुर के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और उसका परिवार मेरे परिवार से कम नहीं है। जब उसके जैसा कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो तुम्हारे पास कोशिश न करने का क्या बहाना है। उसका स्वर श्रेष्ठता की भावना से भरा था। रोहित के सामने लारा के पास वास्तव में ऐसा महसूस करने के कारण थे। वह युवा थी, सुंदर थी, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की छात्रा थी और एक संपन्न परिवार से थी। एक औसत मजदूर की तुलना में वह बिल्कुल अलग वर्ग से थी। हालांकि वह तिशा की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन वह परोक्ष रूप से अपनी बड़ाई भी कर रही थी। ओह, रोहित ने बस लापरवाही से जवाब दिया। ओह, इसका क्या मतलब था? लारा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। रोहित को घूरते हुए उसके भाव अजीब हो गए। क्या तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने अभी कहा? क्या समझना था? रोहित ने हैरान होकर पूछा। जाहिर है, यही कि मैं नहीं चाहती कि तुम तिशा की पढ़ाई को प्रभावित करो, लारा ने कहा। रोहित ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी पढ़ाई को प्रभावित करूंगा। आज की मुलाकात तो बस एक इत्तेफाक थी। ऐसा कैसे नहीं होगा? अगर तुम तिशा को कभी कभार बाहर बुलाओगे तो क्या उसका ध्यान नहीं भटकेगा? हालांकि मैं दखल देने वाली किस्म की नहीं हूं, लेकिन डेटिंग के लिए कम से कम कुछ बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी होनी चाहिए, है ना? मैं निश्चित रूप से नहीं चाहती कि तिशा को धोखा दिया जाए, लारा ने जानबूझकर तिरस्कार के साथ धीरे से कहा। रोहित ने उसे देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराया। मैं समझ गया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रूममेट इतनी असाधारण है कि अगर वह मेरे जैसे किसी गरीब लूजर के साथ बाहर जाएगी तो ये तुम्हारे लिए भी शर्मिंदगी की बात होगी, है ना? लारा का चेहरा थोड़ा उतर गया। इस लड़के ने उसकी सोच पर बिल्कुल सटीक चोट की थी। उसका मानना था कि उत्कृष्ट व्यक्तियों को केवल उत्कृष्ट व्यक्तियों के साथ ही होना चाहिए। वे काम और जीवन में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ना जो उपयोगी नहीं है, केवल अपने मानकों को गिराना और भविष्य के करियर को प्रभावित करना है। असल में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम और मैं अलग तरह के लोग हैं। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो हमारे रास्ते कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं अपना काम करता हूं और तुम अपनी किताबें पढ़ो, जो कि काफ़ी अच्छा है। हालांकि तिशा और मेरे बीच क्या होता है, ये हमारा काम है। तुम पूरी तरह से अजनबी हो तो मेरे पास आकर उपदेश क्यों दे रही हो? क्या ये वाकई ठीक है? रोहित ने आगे कहा, आखिरकार तुम एक विश्वविद्यालय की छात्रा हो, तुम्हारे पास कम से कम कुछ बुनियादी शिष्टाचार तो होने चाहिए, है ना? क्या तुम नहीं जानती कि जो बिना मांगे दूसरों को सलाह देते हैं वे सबसे कष्टप्रद होते हैं? मैं तो बस तुम्हें अच्छी सलाह देने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें इसकी कद्र नहीं है तो ठीक है, लेकिन मेरा अपमान करना। लारा ने अपनी आंखें घुमाईं और घृणा में दूसरी ओर देखने लगी। तुम इसे दयाभाव से नहीं कह रही हो, क्या मैं गलत हूं? मुझे लगा कि तुम्हारी बातें अभी विशेष रूप से चुभने वाली थीं, रोहित ने कहा। अपनी सबसे मजबूत बात की तुलना किसी और की सबसे कमज़ोर बात से करना और एक छोटे से फ़ायदे पर गर्व महसूस करना, यहाँ तक कि यह मान लेना कि तुम पूरी तरह से जीत गई हो, यह अच्छी बात नहीं है ना? तो मुझे बताओ, तुम्हारे जैसे मजदूर के पास ऐसा क्या है जिसकी तुलना मुझसे की जा सके? लारा ने तुरंत पलटवार किया। उदाहरण के लिए, मैं पिंगान होटल में रह सकता हूँ और तुम नहीं, रोहित ने लापरवाही से कहा। क्या तुम पागल हो? सिर्फ एक होटल में रह सकने के कारण खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हो? मुझे लगता है कि तुम पहले कभी किसी होटल में नहीं रहे, लारा ने गुस्से में कोसते हुए कहा। उसी समय तिशा कपड़े बदलकर मुस्कुराते हुए आए। रोहित, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। क्या ये सुंदर है? उस हल्के हरे रंग की पोशाक में वह बेहद शालीन और आकर्षक लग रही थी। बहुत सुंदर। रोहित ने लारा नाम की लड़की पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अब काफ़ी देर हो रही है, क्या तुम्हें वापस नहीं चलना चाहिए? एक लड़की के लिए रात में अकेले खरीदारी करना सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम हर बार भाग्यशाली नहीं हो सकते। क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? डरने की क्या बात है? तिशा ने उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया। वह अलौकिक घटनाओं, सुपरनेचुरल इवेंट्स का सामना करने का जिक्र कर रहा था। रोहित ने कुछ बेबसी के साथ कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ और आने वाले दिनों में मुझे कुछ काम निपटाने हैं। तुम जानती हो, हम जैसे लोग जो आजीविका के लिए काम करते हैं वे अक्सर खुद के मालिक नहीं होते। खैर, ठीक है फिर। तिशा थोड़ी उदास लगी, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हें मुझे अपना फ़ोन नंबर देना होगा।
तुमने पक्का फ़ोन बदल लिया है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ फ़ोन नहीं लगता। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अपना वर्क सेल फ़ोन नंबर दे देता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बस संपर्क कर लेना। रोहित ने कुछ देर सोचा और तिशा को अपना सैटेलाइट ट्रैकिंग फ़ोन नंबर दे दिया। ये नंबर सामान्य नंबरों की तरह नहीं थे, बल्कि इनमें कुछ विशेष अक्षर और पहचान संख्याएं शामिल थीं। तिशा को यह नंबर अजीब लगा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए डायल किया कि यह काम कर रहा है या नहीं, तब जाकर उसे राहत मिली। तिशा, एक सेकंड रुको, मैंने एक दोस्त को हमें लेने के लिए बुलाया है, हम साथ चल सकते हैं? लारा ने अचानक कहा। नहीं ज़रूरत, मैं बस रोहित के साथ चली जाऊंगी, वैसे भी स्कूल यहाँ से दूर नहीं है, तिशा ने जवाब दिया। उस स्थिति में मैं पहले निकलती हूँ। रास्ते में ख्याल रखना, लारा ने रोहित को तिरस्कार भरी नज़र से देखते हुए कहा और मुड़कर चली गई। रोहित ने उस घमंडी लारा की परवाह नहीं की और उत्सुकता से पूछा, तुम मुझ पर ही साथ चलने की जिद क्यों कर रही हो? अपनी सहपाठी के साथ वापस जाना बेहतर नहीं है क्या? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि रात में खतरा है? तुम्हारे साथ होना ज्यादा सुरक्षित नहीं है क्या? तिशा खिलखिला उठी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो पहले बिल चुकाने में मेरी मदद करो। तुमने मुझे पहले कभी कोई उपहार नहीं दिया है, इसलिए मैं आज तुम्हें यह मौका दे रही हूँ। जयपुर शहर के लैंडलॉर्ड, मकान मालिक होने के नाते तुम्हें इस छोटे से खर्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहता हूँ, ये सब जानते हैं। तुम्हें वास्तव में पता है कि मेरे पास पैसा है? रोहित ने अपना सिर खुजलाया। तुम्हें अपने खास दोस्त केशव से पूछना चाहिए कि वह ऑनलाइन तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है। तिशा ने कहा, मैं अक्सर उसका लाइव स्ट्रीम देखती हूँ। पिछली बार वह तुम्हारे घर गया था और लाइव स्ट्रीम किया था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि तुम्हारे घर की 5वीं मंजिल पर एक भूत रहता है, क्या ये सच है? रोहित का चेहरा काला पड़ गया। केशव ने वास्तव में 5वीं मंजिल पर जाने की हिम्मत की थी। वहां वास्तव में एक भूत था, उसका गोस्ट मिरर एक कमरे में रखा हुआ था, साथ ही कई कैद की हुई आत्माएं भी थीं। ऐसा लगा कि उसे उन चीजों के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, उन्हें इस तरह लापरवाही से नहीं छोड़ना चाहिए। अध्याय 487 बदलाव। तिशा और उसके 2 अन्य सहपाठी अलग हो गए और उसने रोहित के साथ धीरे धीरे पैदल स्कूल वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने रोहित से ढेर सारी बातें की। तुम्हें पता है, विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद मैंने अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय इतिहास विभाग को चुना, तिशा ने चलते हुए मुस्कुराकर कहा। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि इस विषय का कोई भविष्य नहीं है। स्नातक होने के बाद नौकरी मिलना मुश्किल होगा, जो निश्चित रूप से मेरे भविष्य के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे कोई और विषय चुनना चाहिए। तुम्हारा चचेरा भाई अनमोल, रोहित को उसका भाई याद आया। वही बदकिस्मत लड़का जो एक बार घोस्ट मिरर प्रेत दर्पण के अंदर फंस गया था, लेकिन सौभाग्य से रोहित ने उसे बचा लिया था। हाँ, वह अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है, कहता है कि अगर मौका मिला तो वह तुम्हें शानदार खाना खिलाएगा, तिशा ने कहा। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा भाई ठीक है। खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोहित ने कहा। तिशा ने आगे पूछा, बाकी सब हाल ही में कैसे हैं? मुझे बस इतना पता है कि केशव आजकल जयपुर शहर में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। मेरा बाकी सभी से संपर्क टूट गया है। क्या तुम्हें पता है कि वे सब कैसे हैं? वे उन कुछ सहपाठियों का जिक्र कर रहे थे जो नंबर 7 मिडिल स्कूल की उस अलौकिक घटना में जीवित बचे थे। हालांकि उनमें से कुछ बहुत करीब नहीं थे, लेकिन एक साथ अलौकिक घटना का अनुभव करने वाले जीवित बचे लोगों के रूप में उनके बीच एक निश्चित जुड़ाव था। यह उन साथियों की तरह था जो एक साथ युद्ध के मैदान से गुजरे हों और बचने के बाद हमेशा एक दूसरे पर नजर रखते हों। कविता अभी भी वैसी ही है। उसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, रोहित ने शांति से कहा। प्रवीण और रोनित बहुत पहले ही जयपुर शहर छोड़ चुके हैं। मैं उनके करीब नहीं हूं और मेरे पास उनका संपर्क नंबर भी नहीं है। जहां तक पिंकू बात है, वह मर चुका है। मर गया? तिशा का शरीर थोड़ा कांप गया। उसने सदमे में अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, यह कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वह ठीक था, वह अचानक कैसे? वह जानती थी कि रोहित अक्सर केशव और पिंकू के साथ घूमता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में उस पिंकू की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। वह गलती से एक अलौकिक घटना में शामिल हो गया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। उस समय मेरी क्षमताएं पर्याप्त नहीं थीं, रोहित ने कहा। सच तो यह है कि तकनीकी रूप से कविता भी मर चुकी है। उसकी वर्तमान स्थिति एक जीवित लाश, लिविंग डेड जैसी है। उसकी भावनाएं धुंधली होती जा रही हैं, उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है, और यह सब मेरे कारणों से है। पिछली क्लास रियूनियन में तुमने उसमें कुछ बदलाव देखे ही होंगे। इस मोड़ पर रोहित रुका, फिर उसकी ओर देखने के लिए मोड़ा। वे दो जिन्हें हम ठीक से नहीं जानते,
प्रवीण और रोनित, मुझे नहीं पता कि वे अब कैसे हैं, लेकिन उस अलौकिक घटना से जीवित बचे हम सातों एक तरह से शापित लग रहे हैं और हम में से कोई भी अंत में सुखी नहीं रहा। केशव को इंटरनेट पर हर दिन लाइव स्ट्रीमिंग करते और खुशी खुशी खेलते हुए मत देखो। हकीकत में उसने भी कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है और तकनीकी रूप से वह भी एक बार मर चुका है। घोस्ट मिरर ने केशव को पुनर्जीवित किया था। अगर वह समय न होता तो अब तक केशव की कब्र पर घास उगाई होती। तिशा, तुम भाग्यशाली हो। कम से कम तब से तुम्हारा जीवन सामान्य हो गया है और मुझे उम्मीद है कि तुम सामान्य रूप से जीना जारी रख सकती हो। यही कारण है कि तुम्हें मेरे जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, रोहित ने कहा। तिशा ने कुछ भावुक नज़रों से वापस देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए दुर्भाग्य लाए हो? क्या तुम खुद को दोषी मानते हो इसलिए तुम अकेले रहने लगे हो? तुम गलत हो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें याद है, तुमने कविता को बचाया, तुम पिंकू बचाया, तुमने हम सबको बचाया। अगर तुम न होते तो हम सब नंबर 7 मिडिल स्कूल में ही मर जाते। अलौकिक घटनाएं मौत लाती हैं और बहुत करीब आने से आप अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं। तुमने एक अलौकिक घटना का अनुभव किया है और तुम्हें समझना चाहिए कि साधारण लोग जब इसमें फंसते हैं तो कितना असहाय महसूस करते हैं। कोई भी इसे दूसरी बार नहीं झेलना चाहता, मैं भी नहीं, रोहित ने कहा। पिछले कुछ महीनों में तुम बहुत बदल गए हो। तिशा नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे, बस उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम लगातार कुछ खो रहे हो। यही बड़े होने की प्रक्रिया है, रोहित ने कहा। तो क्या तुम अब मुझसे संपर्क नहीं करोगे? तिशा ने पूछा। रोहित ने अपना सिर घुमाकर दूर धुंधले आसमान की ओर देखा। अगर जरूरी न हो तो हमें एक दूसरे से कम संपर्क करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो फिर तुमने मुझे अपना संपर्क नंबर क्यों दिया? तिशा का लहजा थोड़ा नाराज हो गया। शायद किसी दिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े और वैसे भी फोन पर बात करने से तुम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, रोहित ने कहा। उस पल तिशा चुप हो गई। वह एक मुहावरे का मतलब समझने लगी थी, दुनिया बदल गई है, लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। रोहित को दोबारा देखकर उसे लगा कि वह अब वह रोहित नहीं रहा जिसे वह याद करती थी। वह बहुत बदल गया था, एक अजनबी जैसा हो गया था। वह रोहित को कम से कम 6 साल से जानती थी, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक, जिसने उसके पूरे किशोरावस्था में उसका साथ दिया था। उसकी यादों में रोहित की एक निश्चित छवि बनी हुई थी, फिर भी एक इंसान को पूरी तरह से बदलने के लिए केवल 6 महीने लगे थे। मैं नहीं चाहती कि यह इस तरह हो, एक लंबी खामोशी के बाद तिशा ने कहा। मैं भी नहीं चाहता, रोहित ने उत्तर दिया। दोनों खामोशी में चलते रहे और उनके बीच बात करने के लिए शब्द कम होते गए। इसी समय लारा, जो मॉल से पहले ही निकल गई थी, एक लग्जरी कार में बैठी थी। ड्राइवर जोसेफ नाम का एक युवा और सुंदर व्यक्ति था जो लारा का बॉयफ्रेंड था। क्या तुम अपनी सहपाठी के साथ खरीदारी करने नहीं गई थीं? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं, क्या कुछ हुआ? जोसेफ ने चिंता से पूछा। लारा ने धीरे से फुंकार भरी, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बहुत ही चिड़चिड़े इंसान से पाला पड़ गया। इन दिनों पागलों की संख्या बढ़ गई है क्या? मेरी सहपाठी ऐसे व्यक्ति को जानती ही क्यों है? क्या इस बात पर इतना गुस्सा होने की जरूरत है? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे मैं आज रात स्कूल वापस नहीं जाना चाहती, मैं पिंगान होटल जाना चाहती हूँ, लारा ने अचानक कहा। पिंगान होटल? गाड़ी चलाते समय जोसेफ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वह थोड़ा डरा हुआ सा लगा और उसने अचानक कार रोक दी। तुम्हें पिंगान होटल के बारे में कैसे पता? क्या बात है, कोई समस्या है क्या? जयपुर मुख्य शहर में उस नाम का एक होटल है ना? मैंने अभी अपने फ़ोन पर उसे सर्च किया था, लारा ने कहा। वह जगह बाहरी लोगों के लिए नहीं खुली है, बेहतर होगा कि कोई दूसरा होटल चुन लो। जोसेफ की मुस्कान कुछ तनावपूर्ण थी क्योंकि उसने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी चलाना जारी रखा। लारा ने आश्चर्य व्यक्त किया, वह बाहरी लोगों के लिए कैसे नहीं खुला हो सकता? मेरी सहपाठी का दोस्त पिंगान होटल में रुक रहा है। अगर उसके जैसा कोई वहां रुक सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या ये वास्तव में बहुत महंगा है? क्या एक रात के दसियों हजार लगते हैं? क्या तुम आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो पिंगान होटल में रुक रहा है? जोसेफ की आंखें सदमे से फटी रह गईं। उसने तो यही कहा था, लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया कि हम उस होटल में क्यों नहीं रुक सकते, लारा ने बेपरवाह होते हुए पूछा। जोसेफ ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाकर कार किनारे लगाई, फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, सुनो लारा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम नहीं समझती और मैं उन्हें तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। बस इतना याद रखो कि जयपुर मुख्य शहर में 2 तरह के लोग हैं जिनसे हम पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते, उनके साथ जुड़ने का विशेषाधिकार तो दूर की बात है। एक प्रकार के बारे में तुम जानती हो और दूसरे प्रकार के वे हैं जिनके पास पिंगान होटल में रुकने की योग्यता है।
खासकर बाद वाले, तुम्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि तुम उनसे बच सकती हो तो जितना हो सके उतना बचो। इसे इतना रहस्यमयी क्यों बना रहे हो? क्या ये वाकई इतना गंभीर है? लारा ने अपने होंठ सिकोड़े। जोसेफ ने धीमी आवाज में जारी रखा, ये तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। मैं इसे इस तरह से बताता हूँ, जो लोग पिंगान होटल में रुकने के योग्य हैं, वे सड़क पर कुछ लोगों को मार सकते हैं और उन्हें थोड़े से भी परिणाम की चिंता नहीं होगी। मारे गए लोगों को बस अपनी फूटी किस्मत मानकर स्वीकार करना होगा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे या ताकत से हासिल किया जा सके। ये सुनकर लारा एक पल के लिए दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साधारण दिखने वाला रोहित इतना खास और रहस्यमय होगा। अपनी सहपाठी के दोस्त से अब से जितना हो सके बचने की कोशिश करना। अगर गलती से कभी उससे टकरा जाओ तो सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। उसके जैसे लोगों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। जहां तक पिंगान होटल की बात है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह ही उत्सुक हुआ करता था, लेकिन जब से मुझे थोड़ा और पता चला है, मैं सचमुच डर गया हूँ, जोसेफ ने खुद को थोड़ा असहज महसूस करते हुए समझाया। मैं समझ गई, मैं अब से उस पागल रोहित से दूर ही रहूंगी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लारा ने अपने सवालों पर जोर नहीं दिया और आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। रोहित। हालांकि जब उसने ये नाम लिया तो जोसेफ स्पष्ट रूप से एक पल के लिए ठिठक गया। रुको, तुम्हारी सहपाठी जयपुर मुख्य शहर आने से पहले कहाँ पढ़ती थी? उसने दहन शहर में कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन मैंने तिशा से पूछा था और उसने कहा कि वह अचानक स्कूल बदलने से पहले जयपुर शहर में पढ़ती थी, लारा ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद जोसेफ को ठंडा पसीना आ गया। पहले इस नाम को महज एक संयोग मानने के बाद अब वह लगभग निश्चित था। लारा आज जिस व्यक्ति से मिली थी वह निस्संदेह जयपुर शहर का रोहित था। वही जिसे अफवाहों में घोस्ट आई, प्रेत नेत्र के रूप में जाना जाता है। वह इन विशेष लोगों और उनके आसपास की विशेष घटनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन कुछ महीने पहले जयपुर शहर में मचे भारी हड़कंप को देखते हुए, चूंकि उसके परिवार के कुछ संबंध थे, उसके पिता को कुछ आंतरिक जानकारी पता थी, उसे भी कुछ विवरणों का पता था। हे भगवान, लारा उसके जैसे किसी व्यक्ति से कैसे टकरा गई? जोसेफ मन ही मन चिंतित था। फिर भी उसके बेपरवाह रवैये को देखकर लगा कि उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि जिस रोहित से वह मिली थी वह वास्तव में कितना खतरनाक और विशेष था। अध्याय 488 पहला घोस्ट डोमिनेटर। वापस जाओ और जल्दी आराम करो, मन लगाकर पढ़ाई करना। नंबर 7 मिडिल स्कूल से तुम इकलौती हो जिसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। तुम अब पूरे स्कूल का गौरव हो। हमारी तरह मत बन जाना। हम कहीं के नहीं रहे। केशव के स्कूल छोड़ने के बाद वह केवल निर्माण स्थलों कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर सका और मैं मुश्किल से छोटे मोटे कामों से गुजारा कर पाता हूँ। कविता अब घर पर अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। रोहित ने स्कूल के गेट तक छोड़ते हुए तिशा से यह बात कही। उसकी आवाज़ में गहरी चिंता झलक रही थी। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तिशा हंस पड़ी। बेशक मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारा जयपुर मुख्य शहर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? अगर मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा देता तो निश्चित रूप से मेरा कोई चांस नहीं होता। शायद 1 साल और तैयारी करता तो शायद कोई मौका मिलता, रोहित ने कहा। तिशा ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर कहा, तुम पूरा जयपुर शहर संभाल रहे हो। क्या पढ़ाई अब तुम्हारे लिए कोई मायने रखती है? रोहित ने जवाब दिया, यह अलग है। ज्ञान के समुद्र में तैरने का आनंद हम जैसे तुच्छ और छोटे पूंजीपति कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, समझ गई। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। मेरी चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तिशा ने कुछ चिंता के साथ कहा, तुम्हें खतरनाक चीजों में शामिल होने से बचना चाहिए। जीवित रहना किसी भी चीज से बढ़कर है। हमें दूसरा मौका मिला है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं हमेशा से अपनी जान बचाने वाला इंसान रहा हूं, रोहित ने कहा। तिशा को विदा करने के तुरंत बाद वह भी वहां से चला गया। वह नहीं चाहता था कि तिशा जैसा सामान्य व्यक्ति उसके जैसे अजीब व्यक्ति के साथ जुड़े। दूरी बनाए रखना आवश्यक था, अन्यथा यदि वह बहुत करीब आ गया तो वह अनजाने में किसी दिन उसके मामलों में घसीटी जा सकती थी। रात, रोहित आराम करने के लिए पिंगान होटल लौट आया। हालांकि अनिल सोया नहीं था। वह होटल की लॉबी में एक सोफे पर बैठा था, शायद उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। रोहित, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अनिल ने जल्दी से खड़े होकर कहा। क्या बात है? क्या कुछ हुआ है? रोहित ने पूछा। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। अनिल पास आया और धीमी आवाज में बोला, यह कोई बहुत जरूरी बात नहीं है,
लेकिन मैंने कुछ अजीब नोटिस किया और सोचा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। क्या बात है? रोहित ने पूछताछ की। कल रात आमिर, जो होटल में रुका हुआ था, अचानक चला गया और तब से वापस नहीं आया है, अनिल ने कहा। उसने आगे कहा, ये बात मुझे होटल के कर्मचारियों ने बताई। मैंने बारीकियों के बारे में पूछा और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया। आमिर, वह कौन है? रोहित ने पूछा। तुमने शायद अभी तक उसकी फाइलें नहीं देखी होंगी। आमिर, वह अजनबी है, एक घोस्ट हंटर, प्रेत शिकारी जो हमारे साथ ट्रेनिंग बेस में बच गया था, अनिल ने समझाया। रोहित को याद आया, वह। लेकिन उसका होटल छोड़ना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्या मैं भी अक्सर होटल से बाहर नहीं जाता? लेकिन होटल के कर्मचारियों ने बताया कि जब आमिर गया था तो वह काफ़ी परेशान दिख रहा था। और वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं गया, उसने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया और मुख्यालय को अपनी स्थिति की रिपोर्ट किए बिना चला गया, अनिल ने कहा। ये हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। घोस्ट हंटर्स आमतौर पर मुख्यालय द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, रोहित ने जवाब देने से पहले विचार किया। मुझे पता है, दूसरों के मामलों में बहुत ज़्यादा दखल देना वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन आमिर के साथ यह घटना हमारे ट्रेनिंग बेस छोड़ने के बाद हुई। वह पहले सामान्य था। क्या ये संभव है कि कुछ विशेष घट रहा हो? अनिल ने पूछा। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। क्या तुम किसी अलौकिक घटना का संकेत दे रहे हो? मुझे संदेह है कि यह संभव है। क्या आमिर को कुछ पता चला या उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसे लगा कि पिंगान होटल असुरक्षित है? अनिल ने अनुमान लगाया। रोहित ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम शायद बहुत संवेदनशील हो रहे हो। वह लड़का बस अस्थायी रूप से होटल से बाहर गया है। मुझे लगता है इसकी अधिक संभावना है कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब है। वह शायद जयपुर मुख्य शहर में रहने से डरा हुआ है। आखिरकार, घोस्ट एनवॉय की घटना ने उसके जैसे नए लोगों को गहरा झटका दिया है। शुरुआत में ही एस ग्रेड की अलौकिक घटना का सामना करना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा है। वह शायद घबरा गया है और काम छोड़ने के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसने बस अपना सामान समेटा और निकल गया। ये सुनकर अनिल ने एक पल के लिए विचार किया, फिर सिर हिलाया। इसकी संभावना है। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आमिर किसी विशेष कारण से नहीं गया होगा। यदि वह गया तो ये हमसे संबंधित हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि सबको सचेत करना सबसे अच्छा है। ठीक है, मैं इस पर नज़र रखूंगा, रोहित ने उसके कंधे को थपथपाया। लेकिन बहुत ज़्यादा वहमी मत बनो, अन्यथा तनाव बहुत अधिक हो जाएगा। थोड़ा आराम करो। घोस्ट एनवॉय का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि हम आने वाले दिनों में व्यस्त रहेंगे। साथ ही अपनी स्थिति पर अधिक ध्यान दो। जीवित रहना आसान नहीं था, इसलिए लापरवाही बरतकर अपनी जान मत गंवाना। मैं समझ गया, अनिल ने सख्ती से सिर हिलाते हुए कहा। खैर, अभी के लिए इतना ही। मैं आराम करने जा रहा हूँ। अगर कुछ भी होता है तो तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो, रोहित ने कहा। अनिल एक भला आदमी था जो जानकारी का ये छोटा सा अंश साझा करने के लिए कई घंटों तक उसका इंतजार करता रहा। अगर कोई और होता तो शायद वह इसकी परवाह ही नहीं करता। अगला दिन, जैसा कि अपेक्षित था, रोहित को पूनम की ओर से एक अस्थायी नोटिस मिला जिसमें उसे सुबह 10 बजे से पहले बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया था। विषय स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये साफ था कि यह घोस्ट एनवॉय, प्रेत दूत की घटना से संबंधित था। रोहित के लिए लड़ाई भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन मुख्यालय के लिए उसके बाद की औपचारिकताएं और प्रबंधन अभी शुरू ही हुआ था। ठीक है, मुझे पता है, मैं जल्द ही मुख्यालय के लिए निकल जाऊंगा, रोहित ने फ़ोन पर कहा। फ़ोन पर पूनम ने चेतावनी दी, वैसे इस बार बैठक में काफ़ी लोग शामिल होंगे, जिनमें कुछ उच्च स्तरीय प्रतिभागी भी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम सावधान रहोगे और कोई समस्या खड़ी नहीं करोगे, अन्यथा ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत शांत रहता हूँ, रोहित ने कहा। लेकिन तुमने उच्च स्तरीय लोगों का जिक्र किया। कितने उच्च? मेरे स्तर से भी ऊपर। उनमें से अधिकांश टीम लीडर योजना के उम्मीदवार हैं, लेकिन सभी नहीं। शाखाओं को अभी भी प्रभारियों की आवश्यकता है, इसलिए सभी को जयपुर मुख्य शहर में स्थानांतरित करना असंभव है। लेकिन कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्हें तुम बहुत दिलचस्प पाओगे, पूनम ने कहा। जैसे कि? रोहित ने पूछा। पूनम ने एक पल के लिए सोचा। उदाहरण के लिए, कुछ बाहरी आउटलायर घोस्ट कंट्रोलर्स आ सकते हैं और जयपुर मुख्य शहर के नंबर 1 घोस्ट कंट्रोलर के भी शामिल होने की संभावना है। रोहित की नज़रें थोड़ी घूमी। एशिया का नंबर 1, एक आउटलायर। वास्तव में मुख्यालय में एक विशिष्ट वर्ग एलीट सकल था, एक ऐसा सकल जिसमें वह 2 भूतों को नियंत्रित करने से पहले शामिल होने के योग्य नहीं था। अब घोस्ट एनवॉय घटना के कारण वह आधिकारिक तौर पर उस शीर्ष स्तर में प्रवेश कर रहा था।
हालांकि जयपुर मुख्य शहर के नंबर 1 का खिताब डरावना लग रहा था। यदि पूनम ने उस शीर्षक का उपयोग किया था तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से उस सर्कल के सभी लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? मुझे नितिन नाम के एक फोरम के व्यवस्थापक एडमिनिस्ट्रेटर की याद है, क्या वह हो सकता है? रोहित ने अपना सिर हिलाया इस विचार को खारिज करते हुए। वह नितिन शायद इस समूह को दबा नहीं पाएगा। वह वास्तव में उत्सुक था। ये व्यक्ति संभवतः देश के उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना किया और जीवित बचे। ठीक है, बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जब मिलेंगे तब बात करेंगे, पूनम ने कहा। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। फोन काटने के बाद रोहित प्रस्थान के लिए तैयार हुआ। इस बैठक में अनिल, पुनीत या गुनगुन को शामिल नहीं किया गया था, संभवतः इसलिए क्योंकि उनका स्तर पर्याप्त नहीं था, या शायद मुख्यालय को लगा कि उनके समूह की ओर से अकेले रोहित की उपस्थिति पर्याप्त थी। मंत्री अधीरा से पिछले खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट का दावा करना याद रखना है और कुछ ओवरटाइम वेतन भी बाकी है, रोहित ने खुद को याद दिलाया। वह अपने आर्थिक बकाया को भूलने के पक्ष में नहीं था। जल्द ही वह पिंगान होटल के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रही ड्राइवर वाली कार में बैठ गया। वह पहले कभी मुख्यालय नहीं गया था और पूरे एशिया में विशेष घटनाओं का प्रबंधन करने वाले अभिलेखागार आर्काइव्स के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में उत्सुक था। मुख्यालय की तुलना में उसके अपने रहस्य तुच्छ लग रहे थे। सबसे बढ़कर वह इस नंबर 1 घोस्ट कंट्रोलर को देखना चाहता था। वे किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे? वे कितने भयानक थे? क्या वे उससे बहुत आगे निकल गए थे? उसे सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ अपने स्तर को मापने के लिए इस अवसर की आवश्यकता थी।